हेलो एवरीवन, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल अग्निश शाला। तो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस भी वक्त आप इन क्लासेस को देख रहे हो यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। काफी क्लासेस हमारी हो चुकी है, इसमें हमने अभी तक पढ़ लिया है बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म फाइनेंस क्या होता है वो पढ़ लिया, शेयर्स क्या होते हैं वो पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ शेयर में हमने इक्विटी शेयर पढ़ लिया, प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ लिया, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर की कैटेगरीज पढ़ ली। फिर हमने लास्ट क्लास में डिवेंचर्स भी पढ़ लिया और डिवेंचर्स के टाइप्स भी पढ़ लिए, और उसी के अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा कि आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जो कि मैंने बोला था 11th क्लास में इतना डिटेल में कोई नहीं समझा था। ठीक है, अगर कोई वीडियो आपको मिल जाए यूट्यूब पे जिसने इतना डिटेल में समझाया हो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तो मुझे भी बता देना। ठीक है, आई गिव देम हेड्स ऑफ। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा अभी तक सब कुछ। अब अगला टॉपिक जो आ रहा है हमारे पास, अगला टॉपिक जो आ रहा है दैट इज प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, या आप इसे कहते हो क्या, रिटेन्ड अर्निंग्स। आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, 10-15 मिनट के अंदर मैं सम अप कर दूंगा ये क्लास। ठीक है, तो प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स हम पढ़ने वाले हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स हम पढ़ने वाले हैं। क्या होता है ये प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आ रहा है आपके पास क्या, प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो समझते जरा व्हाट इज प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, एक सिंपल शब्दों में समझाता हूं। देखो, कंपनी को फॉर एग्जांपल एक एक्स वाई जेड एक कंपनी है, ठीक है, जो भी कंपनी है एक्स वाई जेड, ठीक है, इसका जो प्रॉफिट आया पूरे साल का, प्रॉफिट आया फॉर एग्जांपल इनका प्रॉफिट आया 5 लाख का। ठीक है, तो आपको पता है कि 5 लाख होता है ना, ये एज इट इज डिविडेंड के तौर पे नहीं बटा जाता। कंपनी क्या करती है, इसमें से कुछ पैसा ट्रांसफर कर देती है कहां पर, आपके रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 2 लाख रुपया क्या करा, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, बाकी उनके पास बचे 3 लाख रुपया, और ये जो 3 लाख रुपया है वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्या, एज अ डिविडेंड। उन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्या, एज अ डिविडेंड। तो ये तो हो गया आपका डिविडेंड। ये जो 2 लाख रुपया हमने बचाया है इसी को हम बोलते हैं कि आपका प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, या रिटेन अर्निंग। समझना जरा, आपको सिंपल शब्दों में बता दे भाई, फॉर एग्जांपल कोई भी व्यक्ति आपके घर में, आपके पेरेंट्स है, आप हो, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स महीने का 50,000 रुपया कमाते हैं, ठीक है, वो महीने का कमा रहे कितना, 50,000 रुपीज, तो आपको क्या लगता है वो 50,000 का 50,000 खर्च कर देते होंगे? नहीं, वो क्या करते हैं इस 50,000 में से कुछ पैसा सेव कर लेते हैं। से एग्जाम्पल 10,000 रुपया वो क्या करते हैं, रिजर्व में रख लेते हैं अपने, और 40,000 रुपया जो भी महीने के जो भी खर्चे है, इन्वेस्टमेंट है, वो वहां पर इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो 10,000 रुपया ये क्या रखा हुआ उन्होंने, एज अ रिजर्व। ये रिजर्व क्यों रखते हैं हम जनरली, सर कभी भी कोई भी कंटिजेंसी आ सकती है, कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है घर में चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो उस टाइम पे कौन सा पैसा काम आएगा, यही 10,000 रुपए का पैसा काम आएगा। तो सेम जब कंपनी ऐसा पैसा अपने पास रिजर्व बना के रखती है, घर के मामले में आपको समझ आ गया एक सिंपली, ये जो घर के मामले में आपने जो 10,000 रुपए अलग रखा है ना, ऐसी जब कंपनी बनाती है तो उसी को मैं बोलता हूं कि आपका प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। इसी को हम बोलते हैं कि आपका प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, या इसी को हम बोलते हैं कि आपका रिटेन अर्निंग। बोलो समझ आता है क्या, कि भैया जो भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को सारा का सारा डिविडेंड ना बांट के उसमें से कुछ पैसा हम बचा लेते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, कंपनी के फ्यूचर के लिए बचा लेते हैं कि कल को कोई इमरजेंसी आएगी या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहां पर हम क्या करेंगे, इस पैसे को यूटिलाइज करेंगे। तो भैया ऐसे पैसे को हम बोलते हैं बेसिकली कि आपका रिटेन अर्निंग या प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। बोलो हाँ या ना, पढ़ लेते हैं। कहता ऑर्डिनरी कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर एज डिविडेंड, रादर अ पार्ट ऑफ इट इज रिटेन्ड टू फॉर्म जनरल रिजर्व। समझ गए, कहता ये सारा डिविडेंड के तौर पे नहीं बांटा जाता, इसका कुछ पार्ट क्या कर लिया जाता है, जनरल रिजर्व बनाने के लिए रख लिया जाता है। दिस जनरल रिजर्व इज यूज्ड बाय द कंपनी टू डेवलप एंड एक्सपेंड इट्स बिजनेस। इस जनरल रिजर्व को क्यों यूज करेंगे हम, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। यूज ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन दिस मैनर इज कॉल्ड प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ फाइनेंसिंग। तो देखो तीन नाम मिल गया आपको, आपको मिल गया प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, आपको मिल गया रिटेन अर्निंग, और एक नाम हमें भी और पता चल गया क्या, सेल्फ फाइनेंसिंग। तो एग्जाम में आपको किसी भी नाम से पूछ सकता है कि भैया सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब क्या है। सेल्फ फाइनेंसिंग क्यों बोल रहे हैं हम इसे, सेल्फ फाइनेंसिंग इसलिए बोल रहे हैं भैया हमें किसी से पैसा नहीं मांगना पड़ रहा, हमारे खुद के कमाए हुए प्रॉफिट में से हम क्या कर रहे हैं, पैसे को सेव कर रहे हैं। समझ गए, अपने ही पैसे से क्या कर रहे हैं हम, कैपिटल जनरेट कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई दिस इज टर्म्ड एज सेल्फ फाइनेंसिंग। बोलो समझ आता है, सब समझ आता है। आगे, कंपनी नीड्स डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन फॉर इट्स लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस,
इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव टू ऑब्टेन दिस फाइनेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। अंडर द सर्कमस्टांसेस इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, दिस इज द रीजन व्हाई अ कंपनी ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट टू द जनरल रिजर्व टू मीट इट्स फ्यूचर नीड। क्या कह रहा है, कह रहा भैया यही पैसा अगर आप कहीं बाहर से उठाओगे, आप डिवेंचर इशू करके उठाओगे, आप पब्लिक डिपॉजिट इशू करोगे, आप शेयर इशू करोगे, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा, वो कॉस्टली पड़ता है। तो उस कॉस्ट को बचाने के लिए कंपनी क्या करती है सर, रिटेन अर्निंग का यूज करती है, ताकि हमें बिल्कुल भी पैसा बाहर ना देना पड़े और हम अपने ही पैसे को एज अ कैपिटल के तौर पे कल को यूज कर सकें। तो इसी को हम बोलते हैं क्या बेटा, आपका प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट से रिटेन अर्निंग। बोलो समझ आता है कि नहीं सर, बिल्कुल समझ आता है। आगे चलते हैं, एडवांटेजेस, ठीक है। एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं किसके, प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अच्छा तुम्हें याद होगा हमने इक्विटी शेयर, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर के केस में जितने हमने एडवांटेजेस पढ़े थे, जितने हमने लिमिटेशन पढ़े थे, वो दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े थे। यानी कि जब मैं एडवांटेजेस की बात करता था, मैं कहता था एडवांटेजेस टू द इन्वेस्टर, फिर मैं कहता था एडवांटेजेस टू द कंपनी, फिर ऐसे जब मैं लिमिटेशन की बात करता था तो मैं बोलता था लिमिटेशन टू द इन्वेस्टर और लिमिटेशन टू द कंपनी। दोनों के बारे में बात होती है, क्यों, हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। क्यों, क्योंकि एक बंदा इशू करेगा तो एक बंदा बाय करेगा। लाइक डिवेंचर कंपनी ने इशू करा तो खरीदेगा कौन, एक इंडिविजुअल खरीदेगा, इन्वेस्टर खरीदेगा। बट प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट में ऐसा नहीं है। प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट में रिजर्व क्रिएट करने वाली कौन है, कंपनी, प्रॉफिट कमाने वाली कौन है, कंपनी। तो भैया यहां पर आप सिर्फ एक ही जने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ या ना, समझ रहे हो। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना आपको, दैट इज वाई यहां पर आपके मन में अगर डाउट आया हो कि भैया एडवांटेजेस हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं पढ़ने, भाई इन्वेस्टर है ही नहीं यहाँ पे, कंपनी खुद ही प्रॉफिट कमा रही है, खुद ही प्रॉफिट को कमा के खुद ही उसको सेव करके साइड में रख रही है। दैट इज वाई देयर इज नो अदर थिंग्स, ठीक है। तो देखते हैं जरा, सबसे पहले बोलता है कि आपका चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि भैया यहाँ पर जीरो कॉस्ट है, ना आपको इसको इशू करते हो कोई खर्चा करना है, ना ही आपको बाद में इशू करने के बाद इसके ऊपर कोई खर्चा करना, लाइक ना आपने कोई किसी को इंटरेस्ट देना, ना आपने किसी को कोई डिविडेंड देना है, ये आपका खुद का पैसा, समझ गया नहीं। सो दिस इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ फाइनेंस। पढ़ लेते हैं एक बारी, कहता है इट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज द कंपनी डजंट हैव टू स्पेंड एनी अमाउंट इन ऑब्टेनिंग इट। समझ गए, याद होगा आप लोगों को कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, फ्लोटेशन कॉस्ट पढ़ा था हमने डिवेंचर के अंदर, ठीक है। इक्विटी शेयर के अंदर हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ, याद है, हाई फ्लोटेशन कॉस्ट, कि भैया शेयर को इशू करने में फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा आती है। व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, यानी कि जब आप शेयर इशू करते हो तो उस टाइम पे इशू करते हुए जो खर्चा आता है उसको मैं बोलता हूं कि आपका फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। तो यहां पर तो कोई खर्चा है ही नहीं। The profit transferred to the general reserve belongs to the shareholder. As a reward, they expect a little more dividend, but they cannot pressurize the company for it. ठीक है, मैंने आपको बताया था भैया डिविडेंड का रेट जो डिसाइड हुआ है आपको वही मिलेगा, आप जबरदस्ती डिमांड नहीं कर सकते कंपनी से कि हमें इतना चाहिए, ठीक है। जो बोर्ड डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसाइड करेंगे जनरल मीटिंग में, वही डिविडेंड का रेट आपको दिया जाता है, ठीक है। आगे सेफ्टी फ्रॉम ट्रेड साइकिल। सर व्हाट इज ट्रेड साइकिल, समझो जरा, ट्रेड साइकिल कैसे होते हैं, ट्रेड साइकिल्स ऐसे होते हैं, ऐसे सर, ये जब ऊपर गया तो दिस इज कॉल्ड बूम पीरियड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिसेशन पीरियड, ठीक है, फिर दिस इज कॉल्ड बूम पीरियड, ठीक है, फिर दिस इज कॉल्ड रिसेशन पीरियड। यानी कि बिजनेस में क्या चलता रहता है, कभी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा आती है, कभी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम आती है। जब डिमांड ज्यादा आ रही है तो उसको मैं बोल देता हूँ बेसिकली आपका बूम पीरियड। जब प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम होगी तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, बेसिकली आपका रिसेशन पीरियड। तो भैया बूम पीरियड में पैसा ज्यादा चाहिए होता है, क्यों पैसा ज्यादा चाहिए होता है, भाई सेल ज्यादा हो रही तो आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा ना, तो बूम पीरियड है, ठीक है। रिसेशन में आपको पैसा ज्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि भैया सेल नहीं आ रही तो पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए, फिक्स कॉस्ट चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, अगेन रिजर्व चाहिए। तो भैया ट्रेड साइकिल्स को मैनेज करने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। तो सेफ्टी रहती है इससे, कहता है देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन बिजनेस, द अमाउंट लाइंग इन जनरल रिजर्व प्रोटेक्ट्स द कंपनी फ्रॉम द बैड इफेक्ट्स ऑफ दीज अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। आगे स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी समझ आते हैं, पहले आपको स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या है, ठीक है। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये कुछ फाइनेंशियल ईयर्स है 2019-20, 2020-21, 2021-22, ठीक है, ठीक है। एक कंपनी है, एक कंपनी ने क्या करा, एक ए कंपनी एक बी कंपनी है, ठीक है। एक ए कंपनी है, इसने पहले साल डिविडेंड दिया 15%, दूसरे साल दिया इसने 30%, इस साल इसने कुछ भी नहीं दिया। एक दूसरी कंपनी है, इसने पहले साल दिया 10%, फिर इसने दिया 10%, फिर इसने दिया 10%। बताओ विच कंपनी इज बेटर, कंपनी ए और कंपनी बी। बच्चा कह रहा है कंपनी ए बढ़िया है, गधे हो आप,
आपको सिर्फ 3 साल दिखे तो आपको दिख गया 3 साल में से 45% दे दिया, यहाँ 15% दिया, यहाँ 30% दिया, 45%। इस कंपनी ने 3 साल में जाके कितना दिया? 30%। आप ये नहीं देख रहे कि अगर इसे आगे आने वाले सालों में लॉसेस होते रहे तो ये डिविडेंड नहीं देगा। पर ये जो कंपनी है ये क्या कर रही है? हर साल स्टेबल डिविडेंड दे रही है, हर साल आपको एक स्टेबल रिटर्न दे रही है, 10%, 12%, 10%, 12%, एक स्टेबिलिटी है। तो भैया मैं अगर होऊंगा तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं बी में इन्वेस्ट करूं, बिकॉज मेरे को पता है कि हर साल मेरा एक फिक्स रेट ऑफ इनकम यहां पर ऑलमोस्ट आता रहेगा। कंपनी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रही है, समझ गए। और इस स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करने के लिए आपको क्या चाहिए? बैकअप। अब सोचो जरा, इन्होंने यहां पर डिविडेंड नहीं दिया, इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया क्यों? क्योंकि यहां पर इनको क्या हुआ होगा? सर लॉस हुआ होगा। तो भैया अगर इन्होंने पिछले साल ये 30% ना देके इस 30% में से 15% का रिजर्व बनाया होता तो बताओ वो 15% इस साल भी दिया जा सकता था कि नहीं? समझ गए। तो शेयर होल्डर नाराज नहीं होते। अब इन्होंने क्या करा? पिछली बार शेयर होल्डर को बहुत ज्यादा खुश कर दिया, अब इस साल वही शेयर होल्डर नाराज होगा। समझ गए। तो भैया जब आप रिजर्व बना के रखते हो तो आप हर साल क्या कर सकते हो? एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी क्या कर सकते हो? फॉलो कर सकते हो। बोलो भारत माता की जय। कहते हैं सर a company can adopt the policy of a stable dividend on the strength of general reserve. Stable dividend policy refers to the declaration of almost the same rate of dividend in all the years. If in any given year of profit is inadequate, then by making use of the general reserve, the level of dividend can be maintained. समझ रहे हो? यानी कि किसी साल अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ या कम प्रॉफिट हुआ तो आप उस डिविडेंड के लेवल को मैच कर सकते हो बाय यूजिंग योर जनरल रिजर्व। यस और नो? आगे इजी एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए? पैसा। और पैसे के लिए आपने क्या बना रखा है? जनरल रिजर्व। खत्म कहानी। आप इजीली बिजनेस को क्या कर सकते हो? एक्सपैंड कर सकते हो। आगे इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ शेयर। देखो जब सबको पता है, ठीक है, जब सबको पता है कि कंपनी के पास बैकअप है, कंपनी अपने अप एंड डाउन को बियर कर सकती है, कंपनी हर साल एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी बांट रही है, कंपनी के पास अपना रिजर्व अच्छा खासा क्रिएट है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है मार्केट प्राइस तो क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं क्या देखता हूं? उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा होगा क्या? कि उसके जनरल रिजर्व उनके पास क्रिएटेड है, उनके पास अच्छा खासा बैकअप है, कल को कंपनी कहीं नहीं डूबेगी। मैं क्या करूंगा? ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा इस शेयर में। समझ गए। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन समझते हो कि खुद का कैपिटल बना रहे हैं। जब हर साल आप पैसा जनरल रिजर्व में डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, तो भैया कैपिटल जनरेट हो रही है कि नहीं? तो दिस इज हैपनिंग क्या? कैपिटल फॉर्मेशन। यस और नो? चलिए बहुत अच्छे। तो ये हो गया आपके क्या एडवांटेजेस। अब यही बात कर लेते हैं हम क्या लिमिटेशंस की। पहला बोलता है क्या? पहला बोलता है क्या? डेंजर ऑफ मोनोपोली। मैं सिंपल सी चीज बता देता हूं आपको। जियो, जियो ऑलमोस्ट आपको पता है कि भैया मोबाइल, ये जो आपके रिचार्ज वगैरह जो सिम है उसमें जियो ने क्या कर रखी है? अपनी मोनोपोली बना रखी है। क्यों? कि पैसे की कमी नहीं है कंपनी के पास, दे हैव लॉट्स ऑफ रिजर्व। तो रिजर्व बनाते बनाते इतने रिजर्व बना दिए कि भैया जब वो आए तो उन्होंने क्या करा? 3-3 महीने के लिए आपको जो आपका इंटरनेट का जो रिचार्ज था वो फ्री दे दिया। मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर आप आज वीडियो देख पा रहे हो यूट्यूब पे, आप घर पे बैठे बैठे क्लास ले पा रहे हो, तो भैया ये सिर्फ जियो की मेहरबानी है। पहले हम लोगों को याद है कि 1 GB 1.5 GB नेट जो है वो पूरे महीने महीने चलाया करते थे। आज मेरा एक क्लास रिकॉर्ड करने में 2 GB नेट खत्म हो जाता है। समझ गए। दिन का 30-30 40-40 GB नेट यूज होता है मेरा ऑनलाइन क्लासेस लेने में। पहले 1 GB इंटरनेट के लिए 150 रुपया पे करता था, मेरे को याद है 149 का रिचार्ज हुआ करता था। समझिए। बट जब ये मार्केट में आए तो उन्होंने क्या कर दिया? सब कुछ फ्री कर दिया। तो जब इन्होंने फ्री करा तो और लोगों को भी अपने प्राइसेस क्या करने पड़े? रिड्यूस करने पड़े। समझ गए। तो भैया जब आपके पास बहुत ज्यादा रिजर्व हो जाते हैं तो देयर आर चांसेस कि आप मार्केट में क्या कर दो? मोनोपोली क्रिएट कर दो। मोनोपोली समझ रहे हो? सब कुछ अकेला। समझिए, किसी को मार्केट में टिकने ही नहीं दोगे। जैसे इंडिया में कोका कोला किसी और को आने ही नहीं देता। समझ रहे हो? यस और नो? आगे चलते हैं बेटा। कहता है डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, पढ़ लेते हैं इसको। कहता है लार्ज साइज ऑफ द जनरल रिजर्व लीड्स टू एक्सेसिव कैपिटल विद द कंपनी एंड इफ प्रॉफिट्स डू नॉट ग्रो इन द सेम प्रोपोर्शन इट मे गिव राइज टू द सिचुएशन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। इट इज नॉट अ कंफर्टेबल सिचुएशन फॉर द कंपनी। आप समझो जरा, आपकी कंपनी में फॉर एग्जाम्पल ये इनको जोड़ जोड़ के आपके पास जनरेट हो गया 1 करोड़ रुपया। ठीक है, 1 करोड़ रुपया बहुत छोटा सा है, बट मैं आपको एग्जाम्पल क्रिएट करके दिखा रहा हूं सिंपली। आपके पास ये रिजर्व वगैरह ये सब कैपिटल मिला के होगी फॉर एग्जाम्पल आपके पास कितना? 1 करोड़ रुपया। आपने आपने प्रॉफिट कमाया सिर्फ कितना साल का? 1 लाख। कितना कमाया? 1 लाख। यानी कि लॉजिकली आपने कितना कमाया? सिर्फ 1% ऑफ द कैपिटल। वेयर एज अगर ये 1 करोड़ की जगह यही आपका 50 लाख होता, अगर यही आपका 50 लाख होता और 50 लाख पे आपने कमाया होता 1 लाख, तो यही क्या होता आपका? दिस इज 2%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? बढ़ गया। बट क्योंकि आपके पास रिजर्व बहुत ज्यादा है, आपने ओवर कैपिटलाइजेशन कर रखी है, वो सिर्फ
क्या हो रहा है बेसिकली, आपने पैसा रखा हुआ है, आपका पैसा एक्चुअल में यूज नहीं हो रहा कहीं पर भी। तो ऐसे सिचुएशन जहां पर आपका पैसा सिर्फ रखा हुआ वो यूज नहीं हो रहा, दैट इज टर्म्ड ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, जैसे अभी आपको पता है जब 2000 का नोट बंद हुआ तो कई लोगों के नोट मिले, कई लोगों के नोट मिले जो चूहे ने कुतर दिए थे, कई लोगों के नोट ऐसी जगह मिले जिनपे मतलब वो हो गई थी, देखा आपने, फफूंदी सी लग जाती है। तो भैया वो पैसा इतना जमा हो गया था कि वो पैसा यूज ही नहीं हो पा रहा था, आइडल पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आइडलाइजेशन नहीं चाहिए। पैसा बिजनेस में है तो देन इट मस्ट बी यूज। आप भैया एक नई ब्रांच खोलो, आप बिजनेस को एक्सपेंड करो, पर्पज तो यही था ना, वो पड़ा हुआ तो कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस टू शेयर होल्डर। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस टू शेयर होल्डर, भाई ये बताओ, एक जो मैंने एग्जांपल दिया था ऊपर, जो मैंने एग्जांपल दिया था, अब ये बताओ अगर मैंने 5 लाख का मेरा प्रॉफिट कमाया, मैंने 2 लाख का मैंने डिविडेंड बांट, 2 लाख का मैंने रिजर्व बना दिया, 3 लाख का मैंने क्या बांट दिया, डिविडेंड। अब ये बताओ अगर मैं रिजर्व नहीं बनाता, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं रिजर्व नहीं बनाता, रिजर्व मेरा 0 होता, तो भैया ये 5 लाख का 5 लाख किसका था, शेयर होल्डर का था कि नहीं। उनको डिविडेंड के तौर पे बांटना चाहते हैं 5 लाख का 5 लाख, बट रिजर्व बनाने की वजह से उनको सिर्फ कितना मिला, 3 लाख रुपए। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रिजर्व क्रिएट करोगे समवेयर, वो क्या करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। बोलो समझ आता है कि नहीं, आया ना। मैंने आपको बोला था वीडियो ज्यादा लंबी नहीं जाएगी, बट फिर भी 16-17 मिनट की पहुंच गई है। ठीक है, तो आज के दिन हमने एक टॉपिक और खत्म कर दिया, अभी तक हम पढ़ चुके हैं, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। बिजनेस फाइनेंस हमने पढ़ लिया है, इक्विटी शेयर्स आपको याद आना चाहिए कि ये हमने पढ़ा है, ऐसे ही रिवीजन होता है, ये इसे बोलते हैं बहुत ज्यादा क्विक रिवीजन। ठीक है, हमने पढ़ा है बिजनेस फाइनेंस, तो बिजनेस फाइनेंस जैसे मैं बोलूँ तो आपको याद आना चाहिए था, 3 तरीके के थे, लॉन्ग टर्म था, शॉर्ट टर्म था, मीडियम टर्म था। लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल से ज्यादा, मीडियम टर्म मतलब 1 से 10 साल, और शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 1 ईयर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सर वो पढ़े थे क्या, टाइप्स ऑफ शेयर। ठीक है, हमने शेयर पढ़ा, शेयर कैपिटल पढ़ा, टाइप्स ऑफ शेयर पढ़े, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। फिर हमने प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को। फिर हमने डिवेंचर पढ़ा, डिवेंचर्स के टाइप पढ़े, और डिवेंचर में हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था कि आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और उसके बाद आज हमने पढ़ा कि आपका प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग्स या सेल्फ फाइनेंसिंग। ठीक है, तो ये चीजें हम अभी तक पढ़ चुके हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में आपको ये कराऊंगा स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आने वाली 2 क्लासेस में, यानी कि एक क्लास मुझे लगेगी स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और एक क्लास और लगेगी जिसमें मैं आईसीआर, इंट्रा कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स वगैरह, पब्लिक डिपॉजिट वगैरह ये मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो 2 क्लास और 2 क्लास आते के साथ ही जो आपको जो पूरा चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस हफ्ते आपका ये वाला जो चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 देन खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, जो कि थोड़ा बहुत टाइम लेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। लाइक द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, कमेंट ऑन इट। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। टाटा, बाय बाय।